और इस वक्त एक बड़ी खबर आपको बता दें, योगी मंत्रिमंडल का विस्तार होना है, लेकिन बड़ी जानकारी मिल रही है कि जितिन प्रसाद यूपी टीम का हिस्सा होंगे, योगी आदित्यनाथ की टीम का हिस्सा होंगे, कैबिनेट मंत्री वो बनाए जाएंगे। न्यूज 18 के अजीत सिंह की ये बड़ी खबर मिल रही है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, कुछ ही देर में योगी मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, तमाम तरह की तैयारियां कर ली गई है, लेकिन जितिन प्रसाद कैबिनेट मंत्री बनेंगे। कुछ देर में यूपी मंत्रिमंडल विस्तार होगा। जितिन प्रसाद जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा था कांग्रेस पार्टी को छोड़कर, और ऐसे में ब्राह्मण चेहरा जिन्हें अब योगी टीम में शामिल किया जा रहा है। अजीत इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। अजीत, इसी पल का इंतजार जितिन प्रसाद की तरफ से लगातार किया जा रहा था कि कब उन्हें बड़ी जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है, और ऐसे में चुनाव से ठीक पहले उन्हें शामिल किया गया योगी टीम में। देखिए, बिल्कुल इस वक्त की बड़ी खबर यही है कि जतिन प्रसाद कैबिनेट मंत्री बनाए जाएंगे। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बड़े ब्राह्मण चेहरे हैं, यूथ चेहरे हैं, उनका इस्तेमाल पूर्वांचल में किया जाएगा। पूर्वांचल में बीजेपी लगातार कह रही थी कि यूथ ब्राह्मण चाहिए, तो जतिन प्रसाद हैं, उनका नाम जो विधान परिषद की लिस्ट है। पहले एक बड़ी ब्रेकिंग आपको बता दूं रितिका की, विधान परिषद के लिए यूपी सरकार ने 4 नामों की सिफारिश कर दी है, जिसमें चौधरी बीरेंद्र सिंह गुर्जर शामली के हैं, गोपाल अंजान भुर्जी मुरादाबाद के रहने वाले, जतिन प्रसाद शाहजहांपुर और संजय निषाद गोरखपुर। ये 4 नाम हैं जिन्हें विधान परिषद सदस्य के लिए सरकार ने मनोनीत करने के लिए सिफारिश कर दी। इन 4 नामों को भेज दिया गया। अब दूसरी खबर पर आते हैं। पीछे एक तस्वीर आपको दिखाते हैं, यहाँ भीड़ लगातार बढ़ती जा रही है। जो सरकार के मंत्री, जो बनने वाले मंत्री हैं, मंत्री पद की शपथ लेने वाले, दिनेश खटीक, धर्मवीर प्रजापति अंदर पहुंच चुके हैं। इसके अलावा संजय गौड़ राजभवन पहुंच चुके हैं। डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा और केशव मौर्य भी पहुंच चुके हैं। और दिनेश शर्मा ने कहा कि अखिलेश यादव जैसे लोग सवाल खड़े करते रहे, सरकार का यह अधिकार है वो विस्तार करती रहेगी। केशव मौर्य ने कहा, जो डिप्टी सीएम है, कि सभी को बधाई जो नए मंत्री बन रहे हैं। 10 गाड़ियां राज संपत्ति की सज कर तैयार हो चुकी हैं। राजभवन के अंदर पूरी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। वक्त का इंतजार है, 6 बजे, ठीक 6 बजे ये विस्तार होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अंदर मौजूद होंगे। कई सारी जो अपडेट है वो आपको लगातार हम यहां से बताएंगे, दिखाएंगे। हालांकि अब वो 7 नाम कंफर्म हो चुके हैं जिन्हें मंत्री बनना है। तो उन 7 नामों में हम आपको बता दें कि जो 7 नाम है वो यहाँ पर मंत्री बनेंगे। अगर आप देखें तो जतिन प्रसाद जिन्हें मिनिस्टर बनाया जाएगा, इसके अलावा पलटू राम है जिन्हें स्वतंत्र प्रभार, पलटू राम है जो बलरामपुर के रहने वाले, इन्हें एमओएस बनाया जाएगा। ये दलित समुदाय से आते हैं। छत्रपाल गुजर एमओएस बनेंगे। कुर्मी समाज से आते हैं, बरेली के हैं। इसके अलावा संगीता बलवंत बिंद एमओएस बनेंगी, गाजीपुर से आती हैं। धर्मवीर प्रजापति कुम्हार समाज से आते हैं, ये भी एमओएस बनेंगे। आगरा से आते हैं संजीव कुमार गौर, ये SC/ST हैं। सोनभद्र के ओबरा विधानसभा से अनुसूचित जनजाति के से आते हैं, ये भी राज्य मंत्री बनेंगे। और दिनेश खटीक एमओएस बनेंगे। यानी ये 5 नाम सबसे पहले हम चला रहे, 7 के 7 नाम जो मंत्री बनने जा रहे हैं। बिल्कुल, हर लिहाज से जातीय और सामाजिक समीकरण को साधते हुए एक चेहरों को शामिल किया जा रहा है। और एक ही बड़ी टीम योगी कैबिनेट की तैयार होने जा रही है, क्योंकि चुनाव में ज्यादा वक्त नहीं बचा है, और ऐसे में पूरी जिम्मेदारी इन चेहरों पर भी होगी कि किस तरीके से चुनाव को फतह किया जाए। अजीत, आपके पास लौटेंगे, लेकिन लगातार न्यूज 18 इंडिया आपको बता रहा है कि यूपी में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले अब से थोड़ी देर में योगी मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। न्यूज 18 के अजीत सिंह की खबर यह है कि योगी मंत्रिमंडल में 7 नए मंत्री शामिल किए जाएंगे। खबर यह है कि हाल ही में कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आए जितिन प्रसाद कैबिनेट मंत्री बनेंगे। अब से कुछ देर में राजभवन में शपथ ग्रहण समारोह होगा, जिसकी तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई है। तो वो संभावित मंत्री जो कि आज शपथ ग्रहण करेंगे, पद और गोपनीयता की शपथ ग्रहण करेंगे, उन तमाम संभावित मंत्रियों के चेहरे और नाम हम आपको बता रहे हैं। संगीता बलवंत बिंद, जिन्हें योगी टीम में शामिल किया जा सकता है। इसके साथ ही एक और चेहरा छत्रपाल गंगवार, इसके साथ ही धर्मवीर प्रजापति, यानी कि कुल मिलाकर 3 ओबीसी, 3 दलित और 1 ब्राह्मण चेहरा। यह पूरा का पूरा संतुलन बनाने की कोशिश पार्टी की तरफ से। और इस वक्त सपा प्रवक्ता अजीज खान हमारे साथ मौजूद हैं, और इसके साथ ही बीजेपी के प्रवक्ता भी हमारे साथ मौजूद है आलोक अवस्थी। अजीत सिंह लगातार हमारे साथ मौजूद है ग्राउंड जीरो से, जो कि पल पल की अपडेट तस्वीरें हम तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे पहले आलोक अवस्थी जी, आपके पास आना चाहूंगी इस सवाल के साथ, क्योंकि देखिए हर किसी के जहन में सवाल यही है कि ये जो मोदी माफ कीजिएगा योगी मंत्रिमंडल जो विस्तार हो रहा है, क्या इससे 2022 का बेड़ा पार होगा? क्योंकि सभी की नजरें यही है कि ये जो मंत्रिमंडल विस्तार हो रहा है वो 2022 की वजह से ही हो रहा है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी सभी समाजों को लेकर के चलती है।
वो एक सर्व समावेशी समाज का जो है हमारे मंत्रिमंडल में प्रतिनिधित्व है और लाखों लाख कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के अंदर योग्य हैं। समय समय पे पार्टी जो है उनको अपनी जिम्मेदारियां देती है। इस समय जो लोगों को मंत्रिमंडल में लिया जा रहा है वो इस समय उचित समझा गया है, तो योगी आदित्यनाथ जी ने डिसाइड किया है कि हम उनको मंत्रिमंडल में लेंगे। लेकिन आपको ये देखना चाहिए कि लगातार हम जो है गरीब कल्याण की योजनाओं को लेकर के जनता के बीच में हैं। हम लगातार जो है मोदी जी के चलाई गई सारी योजनाओं को लेकर के उसको योगी आदित्यनाथ जी ने जमीन तक पहुंचाया है और जनता को उसका लाभ मिला है, जिसका आप परिणाम देख लीजिए कि लगातार हम जो 2019 में सपा और बसपा का जो है गठजोड़ करके चुनाव हुआ था उसको भी हमने जो है बुरी तरह से हराया और किसी भी चुनावों में उनको जो है जीतने नहीं दिया है। 2/3 बहुमत से हम लगातार हर चुनाव जीत रहे हैं। नगर निगम में तो समाजवादी का पार्टी का खाता तक नहीं खुल पाया, एक मेयर नहीं जिता पाए हैं। 12 उपचुनाव हुए हैं, उसमें से 9 सीटें भारतीय जनता पार्टी जो है जीती है, 3 खाली समाजवादी पार्टी जीत पाई है। और सबसे बड़ी बात यह है कि योगी आदित्यनाथ जैसा ईमानदार चेहरा एक जनता के बीच में, जिसको कोरोना स्वयं होने के बावजूद लगातार जो है वो जो है लोगों से संपर्क में थे, बात कर रहे थे। कोरोना ठीक होते ही वो बराबर दौड़ के हर जिले में गए। यहाँ तक कि जब पहली बार कोरोना फर्स्ट फेज आया था, उनके स्वयं के पिता की मृत्यु हो गई थी, वो अपने पिता की मृत्यु में नहीं जा पाए क्योंकि उनको जनता की सेवा करनी थी। ऐसा मुख्यमंत्री जो एक अभिभावक के रूप में उत्तर प्रदेश को देखता है, वो उस समय जो है नेतृत्व कर रहा है। और मुझे लगता है कि जनता बराबर जो है भारतीय जनता पार्टी के साथ दे रही है। हम लगातार जो भी चुनाव हो रहे हो, चाहे जिला पंचायत के चुनाव हो रहे हो, चाहे नगर निगम रहे हो, चाहे 2019 में लोकसभा चुनाव रहा हो, यहाँ तक कि आप समझ लीजिए कि जो उपचुनाव रहे हैं उसमें भी बीजेपी को 2/3 बहुमत से आपको सीटें मिली हैं और हम 2022 की तैयारी में है। निश्चित रूप से हम उसमें बिल्कुल। और 2017 का जो लक्ष्य था, जो ऐतिहासिक जीत भारतीय जनता पार्टी ने दर्ज की थी, क्या उसे एक बार फिर से दोहरा पाएगी? इस सवाल के साथ लौटूंगी, लेकिन अजीज खान जो कि सपा प्रवक्ता है वो भी हमारे साथ मौजूद है। अजीज खान, आपने सुना होगा कि हर धर्म, हर जाति, हर किसी को साथ लेकर चलते हैं और एक बार फिर से वो तमाम सामाजिक और जातीय समीकरणों को साधते हुए ये दूसरा मंत्रिमंडल विस्तार, कैसे देखते हैं आप इसे? देखिए रितिका जी, 2-3 बातें मुझे करनी है। पहला सवाल तो मेरा ये है कि ये मंत्रिमंडल का जो विस्तार है ये समस्या सुधार के लिए या छवि सुधार के लिए? छवि तो खराब हो चुकी है 4.5 साल में योगी जी की। दूसरी बात, 53 मंत्री रहे और 53 मंत्री 4.5 साल में अपने काम को सही तरीके से नहीं कर पाए। क्या 7 मंत्री और बढ़ा देने से सारे काम दुरुस्त हो जाएंगे? 4.5 साल की जो कमियां है वो पूरी हो जाएगी? पहला सवाल मेरा है। दूसरा सवाल मेरा ये है कि साहब ये सिर्फ एक भार बढ़ेगा, इसके अलावा कुछ नहीं होना है, क्योंकि 3 महीने का मतलब 15-16 हफ्ते 15 हफ्ते तो लग जाएंगे बात को समझने में मंत्रियों के, निकल जाएगा। ये तो सिर्फ कहीं ना कहीं एक चुनावी एक प्रलोभन है। देखिए ओबीसी समाज को लगातार मैं देख रहा हूँ बीजेपी प्रलोभन दे रही है, प्रलोभन के अलावा कुछ नहीं है। वाकई में अगर ये ओबीसी समाज को कुछ देना चाहिए तो इसे जातीय जनगणना कराना चाहिए था, नहीं कराया। अभी थोड़े दिन पहले माननीय मोदी जी के कैबिनेट के लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में यह हलफनामा दिया कि साहब जातीय जनगणना हम नहीं करा पाएंगे। मैं जानना चाहता हूं कि जो समस्या 1931 में जो समस्या थी कि जातीय जनगणना कराया गया था, 90 साल में वो समस्याएं बदल चुकी हैं। आज आरक्षण बढ़ना चाहिए, तमाम समस्याएं और जो है उसका निदान होना चाहिए। ठीक है, यानी कि आपका साफ तौर पे कहना है कि चुनावी प्रलोभन है, लालच दिया जा रहा है, किसी तरीके का कोई काम भारतीय जनता पार्टी ने इन वर्गों के लिए नहीं किया है। ठीक है, इसका जवाब मैं लूंगी आलोक अवस्थी जी से, लेकिन इसके साथ ही आपको ये बता दें कि यूपी की गाजीपुर सदर सीट से विधायक संगीता बलवंत बिंद को भी योगी मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है और मंत्री बनाए जाने की जानकारी मिलने पर उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। गाजीपुर से भारतीय जनता पार्टी की विधायक डॉक्टर संगीता बलवंत हमारे साथ हैं। एमए पीएचडी डॉक्टरेट कर चुकी हैं और अभी की जो जानकारी है कि जो मंत्रिमंडल विस्तार हो रहा है उसमें मंत्री पद की इनको शपथ भी दिलाई जानी। आपको बहुत बहुत बधाई हो संगीता जी। आपकी अग्रिम बधाई के लिए धन्यवाद। लेकिन मैं आपको बता दूं कि अभी इस तरह की कोई आधिकारिक सूचना नहीं है, अभी टेलीविज़न के द्वारा ही मुझे यह खबर पता चल रही है। तो आपको क्या लगता है कि जो आपके समाज हैं और महिला होने के नाते एक प्रतिनिधित्व जो उस वर्ग का है उसको बैलेंस करने के लिए आपको मंत्रिमंडल में लाया जा रहा है? देखिए हमारी सरकार का तो यह उद्देश्य ही है सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, सबको लेकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है। और जैसा कि आपने सभी वर्गों की बात कही,
तो ये कार्य हमारी सरकार पूर्व से ही कर रही है और आगे भी इसी सिद्धांत पर चलेगी। आपको क्या लगता है कि जैसा जानकारी है कि मंत्री पद की आपको शपथ दे, किस क्षेत्र में आप काम करना चाहेंगी, जिसका अनुभव है आपको? देखिए, हर विभाग में हम लोग अच्छा काम करेंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के जो सिपाही होते हैं वो हर मोर्चे को संभालने में सफल होते हैं। ऐसा हमारी पार्टी अपने सिपाहियों को सिखाती है। और किसी विभाग का नाम लेना कहना अभी शीघ्रता होगी, लेकिन इतना ज़रूर मैं कहूँगी कि सरकार यदि मुझे मौका देती है, हमारी सरकार, और कोई जो भी विभाग देगी उसमें मैं बेहतर करने का पूरा प्रयास करूँगी। और अजीत का हम रुख कर लेते हैं। अजीत, देखिए ज्यादा वक्त नहीं बचा है, कुछ ही देर में अब शपथ ग्रहण शुरू होगा। तस्वीरें जरा दिखाइए, किस तरीके की हलचल है, क्या कुछ वहां पर चल रहा है, कौन कौन पहुंचा वहां पर? ठीक है, लौटेंगे आपके पास, लेकिन राजभवन के अंदर की ये सीधी तस्वीर आप देखिए। अब देखिए पहुंचने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। 6 बजे का समय राजभवन की तरफ से, राज्यपाल की तरफ से दिया गया था शपथ ग्रहण समारोह का, और कुछ ही देर में ये समारोह शुरू होगा, जिसमें 7 चेहरों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई जाएगी, जिसमें जितिन प्रसाद का नाम लगभग पूरी तरीके से फाइनल माना जा रहा है। सबसे पहले न्यूज 18 इंडिया ने आपको ये खबर दी। अजीत का एक बार फिर से रुख कर लेते हैं। अजीत, क्या कुछ और तस्वीरें आप दिखा पाएंगे इस वक्त? देखिए, पहले तो रितिका ये बता दें कि अब ये इस पर पूर्वानुमान लग गया है कि मंत्री कौन बनेगा, शपथ कौन ले सकता है। अब आपको 7 नाम पढ़कर सुना रहे हैं जो 7 मंत्री बनने जा रहे हैं। किसको कौन सा मंत्री बनाया जा रहा है वो भी हम बता रहे हैं। पहला, जतिन प्रसाद जो मिनिस्टर बन रहे हैं, कैबिनेट मंत्री बनाए जा रहे हैं। पलटू राम जो एमओएस बनेंगे यानी राज्य मंत्री। छत्रपाल गंगवार ये भी एमओएस बनेंगे, राज्य मंत्री। संगीता बलवंत वो भी एमओएस बनेंगी जो गाजीपुर की हैं। धर्मवीर प्रजापति जो आगरा के हैं वो भी एमओएस बनेंगे। संजीव कुमार गौर जो एसटी हैं, सोनभद्र के ओबरा से विधायक हैं, वो भी एमओएस बनेंगे। और इसके साथ ही दिनेश खटीक जो अनुसूचित जात जनजात के कोटे से आते हैं वो भी एमओएस बनेंगे। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर है कि यही अंतिम 7 नाम हैं जो अंदर शपथ लेने वाले हैं। यही इन्हीं 7 नामों की कुर्सियां वहां पर सज कर तैयार हो गई हैं, इनके नेम प्लेट लग गई हैं। अब दूसरी तस्वीर आपको दिखाते हैं पीछे की हलचल की। बहुत सारे बीजेपी से जुड़े जो लोग हैं, कार्यकर्ता हैं, वो यहाँ पर आ चुके हैं। उनको अपने अपने जो उनके समर्थक हैं, जिनके विधायक मंत्री बनने वाले हैं, वो सारे के सारे लोग यहाँ पर आ रहे हैं। हाथ में अगर आप देखें तो हाथ में सबके मालाएं हैं, फूल लेकर यहाँ पर लोग खड़े हैं, स्वागत करने के लिए आए हैं। तो इनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे कि कहाँ से आए हैं आप लोग? आ जाइए, इधर आइए। कहाँ से आए? मेरठ से। मेरठ से आए हैं। कौन मंत्री बन रहा है? हमारे विधायक दिनेश खटीक जी। दिनेश खटीक जी बन रहे हैं जी। एमओएस बन रहे हैं, पता ना, राज्य मंत्री सदस्य। जी 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 जी। तो खुश हैं आप लोग? बहुत खुश हैं। हाँ जी, खुश है। विकास होगा? हाँ जी, खुश है। पहले बहुत विकास किया हुआ और अभी भी बहुत विकास करेंगे। मुस्कान, चेहरे की मुस्कान बता रही है। ये दिनेश खटीक के समर्थक हैं। दिनेश खटीक मेरठ के समर्थक हैं। ये लोग काफी खुश हैं, कह रहे हैं विकास उन्होंने किया, आगे भी करेंगे। तो सबके समर्थक धीरे धीरे यहाँ आ रहे हैं। दिनेश शर्मा डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और सभी 7 मंत्री जिन्हें मंत्री पद की गोपनीयता की शपथ लेनी है वो यहाँ पहुंच चुके हैं। रितिका, बिल्कुल, सभी 7 वो विधायक जिन्हें मंत्री पद की शपथ दिलवाई जाएगी, कुछ ही देर में वो सभी पहुंच चुके हैं। दोनों खास मेहमान भी हमारे साथ बने हुए हैं। अजीत, आपके पास लौटेंगे, लेकिन आलोक अवस्थी जी, क्योंकि इससे पहले जब हम चर्चा कर रहे थे तो सीधे तौर पर सपा के प्रवक्ता ये आरोप लगाते हुए कि देखिए चुनावी प्रलोभन है, ज्यादा वक्त चुनाव में नहीं बचा है, और ऐसे में तमाम जातियों को साधने के लिए केवल एक ये चाल चली गई है, क्योंकि सबका साथ सबका विकास जिस बात का जिक्र पार्टी और सरकार करती हुई नजर आती है वो जमीनी तौर पर नजर नहीं आता। देखिए, सीधी सी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी सब समाज की पार्टी है। सभी वर्गों का यहाँ इसमें जो है प्रतिनिधित्व है। समाजवादी पार्टी जरूर पिछड़ों की बात करती है, लेकिन जब इनको सत्ता संभालने का मौका मिला पिछले 5 साल में, जितने भी भर्ती बोर्ड थे इसके सारे अध्यक्ष इन्होंने एक ही जाति के बना दिए थे, और 90% नियुक्तियां सिर्फ इन्होंने एक ही जाति की करी थी, जिसको कि हाईकोर्ट ने निरस्त किया था। और आपने देखा होगा कि समाजवादी पार्टी की सरकार जब बनी थी तो उत्तर प्रदेश की छवि क्या थी? एक गुंडागर्दी से गुंडों का प्रदेश कहा जाता था, एक यहाँ पर जो है दंगे करने वालों का प्रदेश कहा जाता था, और यहाँ से एक व्यापारियों का और समाज के तमाम लोगों का पलायन हो रहा था।
योगी आदित्यनाथ जी के आने के बाद से हमने एक भी दंगा नहीं होने दिया। जिन्होंने दंगा करने का प्रयास किया उनकी संपत्तियों को कुर्क किया और उससे नुकसान की भरपाई कराई और उनकी फोटो चौराहे में लगाई है। जो गुंडे थे इनके समाजवादी पार्टी का, अतीक अहमद को ले लिए, चाहे मुख्तार अंसारी को ले लिए, चाहे विजय मिश्रा को ले लीजिए, चाहे विकास दुबे को ले लीजिए, इन सबको जो है जेल के अंदर डाला गया और जो कुछ लोग उसमें मारे भी गए हैं। 150 से अधिक इनामी अपराधी मारे गए हैं और 12,000 से अधिक इनामी अपराधी जेल के अंदर हैं, जिसकी वजह से अमन चैन उत्तर प्रदेश में कायम हुआ है और 3 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट प्रदेश के पास आया। 3 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट आने की वजह से आज 1 करोड़ 61 लाख रोजगार उत्पन्न हुआ है। स्टेट की जीडीपी डबल से ज्यादा हो गई है। 10 लाख करोड़ की जीडीपी थी 2016 में, आज वो है 22,57,000 करोड़ रुपए की जीडीपी जो है उत्तर प्रदेश की हो चुकी है। 2,27,000 करोड़ रुपए का उत्तर प्रदेश का बजट था 2016 में, आज जो है 5,57,000 करोड़ का बजट है। तो आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि उत्तर प्रदेश कहां पर था और कहां पहुंच गया है। देश की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। महाराष्ट्र के बाद सबसे बड़ा नाम आता है तो उत्तर प्रदेश का था। ये योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व का कमाल है। इन 4.5 सालों में भारतीय जनता पार्टी की पूरी तस्वीर बदल कर रख दी, ये अवस्थी साहब कहते हुए नजर आ रहे हैं। और जिस बात का आप जिक्र लगातार कर रहे हैं कि सबका विकास नहीं होता, क्योंकि चुनावों के वक्त में हमने भी आपकी पार्टी के तमाम घोषणा पत्र को देखा है कि किस तरीके से चुनावी वादे कर दिए जाते हैं, लेकिन जमीनी तौर पर वही पर्सनल अटैक्स होते हुए नजर आते हैं। देखिए रितिका जी, जिस तरीके से आलोक की बात कर रहे थे, जब झूठ बोलना है तो झूठ का कोई हल नहीं है। लगातार झूठ बोलने के अलावा बीजेपी ने 4.5 साल में कोई काम नहीं किया है। आज झूठ की इंतहा है। ये पिछड़ों की बात कर रहे हैं। अभी देखिए 15 मार्च 2021 को शिक्षा मंत्री संसद में बयान देते हैं कि जो केंद्रीय विश्वविद्यालय है उसमें 7,589 जो पद है सृजित है ओबीसी समाज के, उसमें 3,950 अभी भी खाली है। आप समझिए, अनुसूचित जाति के 7,409 पद है जो मंजूर है, उसमें 2,847 खाली है। IIT के जो ओबीसी समाज के जो पद सृजित है उसमें 42% अभी रिक्त है। IIM के जो अनुसूचित जाति के जो पद हैं 60% अभी भरे नहीं जा चुके। साहब, इन्होंने नौकरी तक नहीं दी। इन्होंने कानून व्यवस्था की बात की। कानून व्यवस्था पूरी तरह से उत्तर प्रदेश का चरमरा गया है। मॉब लिंचिंग बड़े स्तर पे बढ़ा है। दलितों की हत्याएं हुई हैं, ब्राह्मणों की हत्याएं हुई हैं, अल्पसंख्यक समाज से लेकर के पिछड़े समाज पर पूरी तरह से जुल्म ढाया गया है। ये सरकार सिर्फ और सिर्फ छूट के बल पर चल रही है। सब नौकरी के नाम पे शून्य है। ठीक है, कानून व्यवस्था के नाम पे पूरी तरह से स्थिति उत्तर प्रदेश की बेकाबू है। सिर्फ झूठ बोल रहे हैं। ठीक है, मॉब लिंचिंग को लेकर आपने बताया कि मॉब लिंचिंग की घटनाएं लगातार बढ़ रही है। कानून व्यवस्था, सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सवाल उठाए गए। प्रशांत पटेल इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, बीजेपी के नेता। उनसे मैं जवाब जरूर लूंगी। आप स्वागत है आपका न्यूज 18 इंडिया पर प्रशांत पटेल जी। लेकिन इसके साथ ही आपको ये बता दें कि उत्तर प्रदेश की बलरामपुर सीट से विधायक पलटू राम को भी योगी मंत्रिमंडल में जगह मिलेगी। हमारे साथ पलटू राम जी हैं, जिनको आज मंत्रिमंडल विस्तार में जगह मिलने वाली है। मंत्री पद की शपथ लेने के निकल चुके हैं। पलटू राम जी, आपके पास क्या जानकारी आई? नहीं, हमें अभी किसी प्रकार की कोई जानकारी नहीं मिली है। अगर पार्टी नेतृत्व ऐसा कोई फैसला लेता है तो पार्टी नेतृत्व के हर फैसले को हम मानने के लिए तैयार हैं। आपको ऐसा लगता है कि इतना समय बचा है कि कुछ बेहतर काम कर पाएंगे अभी? बेहतर काम तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से बनी है तब से हो रहा है, उसमें कुछ नया करने की जरूरत नहीं है। माननीय योगी जी लगातार 4 और 6 घंटे सोने का समय सिर्फ लेते हैं, उसके बाद पूरा समय वो प्रदेश की जनता की भलाई के लिए करते हैं। इसलिए अलग से कुछ करने की कोई आवश्यकता नहीं है। माननीय योगी जी के निर्देशों का पालन करना ही हमारी प्राथमिकता है। तो ये तमाम वो चेहरे जो कि आज योगी मंत्रिमंडल में शामिल हो जाएंगे, 7 बड़े चेहरे, जिसको लेकर सबसे पहले न्यूज 18 इंडिया ने आपको खबर बताई। अजीत सिंह भी लगातार हमारे साथ मौजूद है, लेकिन इस वक्त प्रशांत पटेल हमारे साथ मौजूद है। प्रशांत पटेल जी, क्योंकि अजीज खान का साफ तौर पे कहना है कि जो मंत्रिमंडल विस्तार किया जा रहा है ये चुनावी प्रलोभन है। जमीनी तौर पर अगर आपको काम करना था तो पिछले 4.5 साल में वो काम करके दिखाना था। सबसे पहले तो मैं आपसे यही जानना चाहूंगी कि इस मंत्रिमंडल विस्तार के पीछे प्राथमिकता आपकी क्या रही है, आपकी सरकार की क्या कुछ रही है? क्या वाकई इस मंत्रिमंडल विस्तार के जरिए 2022 का बेड़ा पार होगा आपका? देखिए, कोरोना काल में हमारे 3 मंत्रियों की दुखद मृत्यु हुई थी, तो ये मंत्री पद खाली भी थे, कई मंत्रियों के पास अतिरिक्त दायित्व थे, इसलिए ये मंत्रिमंडल विस्तार काफी समय से ड्यू था और कई सारे कारणों से डिले होता चला जा रहा था। इससे मंत्रिमंडल विस्तार किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी सर्व समाज की पार्टी है, सभी को समावेश करती है। चाहे हमने केंद्रीय मंत्रिमंडल में देखा हो, हमें हमारे 27 ओबीसी मंत्रियों को शामिल किया गया, 12 अनुसूचित जाति के मंत्रियों को शामिल किया गया
तो उत्तर प्रदेश के मंत्रिमंडल में भी सभी जातियों को समान रूप से समावेशित किया गया, उनको समान स्थान दिया गया है। और कोरोना काल में जितना काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, योगी सरकार ने किया, 24 करोड़ की जनसंख्या होते हुए भी हमारे यहाँ केवल 200 से कम एक्टिव केस हैं। और आप केरला के आंकड़े उठा करके देखिए, कल 28,000 टोटल केस भारत में आए थे, इसमें 16,000 केरला के हैं। तो जितना काम जो पिछले 4.5 सालों में डेवलपमेंट का काम उत्तर प्रदेश में हुआ, इतनी भारी जनसंख्या होने के बावजूद वो किसी प्रदेश में नहीं हुआ है। कोरोना का जितना मैनेजमेंट हमने किया, 10 करोड़ से अधिक वैक्सीन आज लग चुकी है उत्तर प्रदेश में। जो रफ्तार है वैक्सीन लगाने की, सबसे अधिक आज उत्तर प्रदेश में है। तो जो इसका किसी भी तरीके से और किसी एंगल से इसको नहीं देखा जाना चाहिए। सभी को समावेशित करने वाली पार्टी है और इसलिए ये मंत्रिमंडल विस्तार आवश्यक था, इसलिए किया जा रहा है। अजीज खान जी, आपने सुना, जरूरत थी, आवश्यकता थी और इसी वजह से मंत्रिमंडल विस्तार हो रहा है। और अगर टीम को बड़ी और मजबूत किया जा रहा है तो इसमें आपत्ति क्या है? अगर हर जाति, हर धर्म के लोगों को प्रतिनिधित्व देने की कोशिश की जा रही है तो ये तो अच्छी बात है हर किसी के लिए। देखिए रितिका जी, एक बात समझे आप कि मैंने वही आपसे कहा कि जो ये जातीय संतुलन बनाने का कोशिश किया गया है, चुनावी आंकड़े हैं, ये चुनावी आंकड़े से ये बाजीगरी से काम नहीं चलने वाला है। मैं कह रहा हूं, संगीता बिल्ली जी को बनाया गया, निषाद समाज से आती है, और एक निषाद समाज की महिला फूलन देवी जिसको तमाम, जिसके ऊपर अन्याय हुआ, प्रताड़ना हुई, माननीय नेताजी ने 1996 में सांसद बनाया। और आप अंदाजा लगाएं कि अभी उनकी मूर्ति का अनावरण था रायबरेली में, बीजेपी के लोगों ने चबूतरा तक तोड़ दिया। जब ये पिछड़े समाज से इनका लगाव देखिए, निषाद समाज से इनका लगाव देखिए, एक तरफ निषाद समाज से नफरत है, दूसरी तरफ उस समाज को साधने के लिए संगीता बिंदु जी को ये मंत्री बना रहे हैं। ठीक है, तमाम तरीके की चीजें हैं। जितिन प्रसाद जी की बात आप कर रहे हैं, अभी आप देखिए अरविंद शर्मा की बात देख रहे हैं, आप वही अरविंद शर्मा जी हैं जिनके लिए 36 की तलवारें खींच गई मोदी जी और योगी जी ने। लेकिन देखिए अरविंद शर्मा जी को पूरी तरह से एडजस्ट नहीं किया, जितिन प्रसाद को ला करके ब्राह्मण चेहरा बनाने का प्रयास किया गया। तमाम ब्राह्मण का मर्डर हो गया, करीब सैकड़ों हजारों ब्राह्मण मार दिए गए उत्तर प्रदेश में, उनके ऊपर तमाम जुर्म हुआ। साहब, एक ब्राह्मण को बना देने से क्या सारे ब्राह्मण जाति का, सारे ब्राह्मण जात जो है वो उनका सारा मामला ठीक हो जाएगा? नहीं होगा। क्या एक दलित समाज को बना देने से, पलटू राम को, दलित समाज पे तमाम अत्याचार हुआ है, तमाम दलित समाज की महिलाएं, उन पे बलात्कार हुआ है, उनको प्रताड़ित किया गया, क्या साहब उनकी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी? नहीं। अगर ठीक है, जवाब ले लेते हैं प्रशांत पटेल जी से। प्रशांत पटेल जी, चुनाव से पहले क्योंकि 3 से 4 महीने का वक्त बचा है और अगर इस तरीके से फेरबदल होगा यूपी कैबिनेट में, योगी सरकार की पूरी टीम में, तो सवाल तो जरूर खड़े होंगे। और इसका क्या जवाब देंगे जो कि कह रहे हैं कि अगर आप चुनाव से पहले एक जाति के किसी व्यक्ति को या नेता को आप बड़ी जिम्मेदारी दे देते हैं तो ये तो केवल चुनावी प्रलोभन है, जमीनी हकीकत जो है वो बदलने वाली नहीं है। जी प्रशांत पटेल जी। ठीक है, प्रशांत जी का हम रुख करेंगे, लेकिन अजीत का हम रुख कर लेते हैं। अजीत, देखिए तस्वीरें भी अब सामने आने लगी हैं। वो 7 नए सिपा सलाहकार जो कि योगी मंत्रिमंडल में शामिल होने वाले हैं वो पहुंच चुके हैं और कुछ ही देर में योगी मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। जितिन प्रसाद जो कि लगभग तय माने जा रहे हैं कि उन्हें बड़ी जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है और इसके साथ ही 6 नए चेहरे जो कि इस वक्त पहुंच चुके हैं राजभवन। अजीत का हम रुख कर लेते हैं। अजीत, और क्या कुछ अपडेट, किस तरह की हलचल, क्या कुछ तस्वीरें आप दिखाएंगी मौजूदा? देखिए बिल्कुल रितिका, पहला अपडेट तो दर्शकों को ये बता दूं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ राजभवन के गेट नंबर 3 से अंदर जा चुके हैं। उनके साथ राधा मोहन सिंह, सुनील बंसल या जो प्रदेश अध्यक्ष हैं स्वतंत्र देव सिंह, वो भी अंदर पहुंच चुके हैं। डिप्टी सीएम केशव मौर्य और डॉक्टर दिनेश शर्मा पहले से अंदर हैं। तस्वीरें आप देखिए, यहाँ बहुत सारे लोग खड़े हैं। बताइए कहाँ से आए हैं, बोलिए। मेरठ से आए सर। मेरठ से आए हैं जी। हस्तिनापुर विधानसभा मेरठ। हस्तिनापुर से। किसके समर्थक हैं? विधायक दिनेश खटीक जी के। मंत्री तो बन गए जी जी हाँ बिल्कुल, बहुत खुश हैं उनके मंत्री बनने से। और हमें ये भी बहुत, 4 महीने में क्या करेंगे आप? वो तो उन्होंने बहुत विकास करा दिया और अभी बहुत ज्यादा विकास करेंगे। काम कराए विधानसभा में। कितना कराया? 450 करोड़ के 2 डिग्री कॉलेज बनवाए हैं हस्तिनापुर में ही। हस्तिनापुर में मिथ ये है कि जो भी हस्तिनापुर से जीतता है सरकार उसी की बनती है।
और इसी को मद्देनजर रखते हुए उनको मंत्री बनाया गया और अब ये डेफिनेटली सरकार बन गई यूपी में। देखिए, ये सरकार डेफिनेटली बन गई है, उनके जो समर्थक हैं वो काफ़ी खुश है। हालांकि मुख्यमंत्री अंदर पहुंच चुके हैं। 6 बजे का एग्जैक्ट टाइम है मंत्रिमंडल का जो शपथ ग्रहण का समारोह है, तो अब से 3 से 4 मिनट के अंदर ये शपथ ग्रहण की तस्वीरें सीधे दर्शक देखेंगे टेलीविजन स्क्रीन पर, न्यूज 18 इंडिया पर, कि आखिर कौन कौन से मंत्री शपथ ले रहे हैं। हालांकि हमने वो सारे नाम चला दिए हैं। जो जितिन प्रसाद केवल बड़े चेहरे के तौर पर कैबिनेट मंत्री के तौर पर शपथ ग्रहण करेंगे। उसके अलावा जो पलटू राम है, जो दलित चेहरे हैं, वो एमओएस यानी राज्य मंत्री बनेंगे। छत्रपाल जो गुर्जर हैं, वो भी गंगवार हैं, जो बर्मा कुर्मी बिरादरी से आते हैं, वो राज्य मंत्री बनेंगे। संगीता बलवंत जो गाजीपुर की विधायक हैं, बिंद समाज से आती हैं यानी मल्लाह समाज से आती हैं, वो भी एमओएस यानी राज्य मंत्री बनेंगी। धर्मवीर प्रजापति जो प्रजापति यानी कुम्हार बिरादरी से आते हैं, वो भी एमओएस बनेंगे, जो आगरा के हैं। और संजीव कुमार गौर जो अनुसूचित जनजाति से आते हैं, वो भी मंत्री बनेंगे। और इसके साथ ही जो दिनेश खटीक हैं, वो खटीक बिरादरी से आते हैं, वो भी मंत्री बनेंगे। तो आप ये समझिए कि ये 7 मंत्री बनेंगे। इनके नाम फाइनल है, हमने नाम चलाए, इनकी तस्वीरें चलाई। ये 7 नए मंत्री बनेंगे। लेकिन अजीत, एक छोटी सी और जानकारी आपसे लेना चाहूंगी, क्योंकि आपने विधान परिषद के 4 नए चेहरों का भी जिक्र किया कि उसकी सिफारिश सरकार की तरफ से की गई है, तो इसको लेकर क्या कुछ अपडेट? देखिए, बिल्कुल 4 नाम की सिफारिश कर दी गई है। वो फाइनल सूची है, इसको हमने पहले भी बताया था। बीरेन्द्र चौधरी जो गुर्जर हैं, शामली से आते हैं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश से, जहां से सुरेश मल्ला गन्ना मंत्री आते हैं। गोपाल अंजान भुर्जी मुरादाबाद से आते हैं, जहां पंचायती राज मंत्री भूपेन्द्र चौधरी जहां के रहने वाले। जतिन प्रसाद शाहजहांपुर के हैं, जो मंत्री पद की शपथ ले रहे हैं। शपथ के बाद वो एमएलसी भी बन जाएंगे। इसके अलावा संजय निषाद जो निषाद पार्टी के अध्यक्ष हैं, जिनके बेटे प्रवीण निषाद बीजेपी से सांसद हैं, वो ये 4 एमएलसी के नाम हैं, जिनकी नाम की समझौती सरकार की तरफ से कर दी गई है। रितका, ठीक है। और ये सीधी तस्वीरें आप देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, राधा मोहन सिंह, सुनील बंसल, केशव प्रसाद मौर्य, दिनेश शर्मा, हर कोई पहुंच चुका है। वो 7 चेहरे जिन्हें आज मंत्री पद की शपथ दिलवाई जाएगी। साथ ही साथ राज्यपाल आनंदीबेन पटेल। और शपथ ग्रहण समारोह की शुरुआत होते हुए आज ये नई और मजबूत टीम योगी की बनने जा रही है। और क्या ये टीम यूपी मिशन 2022 का बेड़ा पार कर पाएगी, इस फतह को जीत पाएगी? क्योंकि ये सियासी जंग जो कि लगातार जारी है और ज्यादा समय विधानसभा चुनाव के लिए नहीं बचा है, और ऐसे में हर एक कोशिश, हर एक जोर आजमाइश राजनीतिक पार्टियों की तरफ से की जा रही है। और ये बहुप्रतीक्षित मंत्रिमंडल विस्तार जो कि पहले ही हो जाना था, लेकिन हर बार ये टलता रहा, और अब आखिरकार 3 से 4 महीने पहले जब चुनाव होने हैं, उससे पहले ये मंत्रिमंडल विस्तार होने वाला है, जिसमें 7 चेहरों को जगह दी जा सकती है, जिसमें 3 ओबीसी, 3 पिछड़ा वर्ग और 1 ब्राह्मण समाज, यानी कि जितिन प्रसाद जो कि कांग्रेस पार्टी का दामन छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए थे और इस पल का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे कि कब उन्हें ब्राह्मण नेता के रूप में एक बड़ी जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है। और अब कुछ ही क्षण में ये शपथ ग्रहण समारोह की शुरुआत होने जा रही है। तैयारियां पूरी हो चुकी है। योगी आदित्यनाथ इस वक्त दिखाई दे रहे हैं, उनके साथ राधा मोहन सिंह, सुनील बंसल, केशव प्रसाद मौर्य, दिनेश शर्मा, ये तमाम दिग्गज इस वक्त मौजूद हैं। हालांकि इस शपथ ग्रहण समारोह से पहले एक हाई लेवल मीटिंग भी सीएम आवास पर हुई थी, जिसमें विधान परिषद के 4 नामों की सिफारिश सरकार की तरफ से की गई थी, यानी कि उसके जरिए भी जाति समीकरणों को साधने की पूरी कोशिश। और क्या यूपी के लिए, बीजेपी के लिए ये एक बड़ा राजनीतिक दांव साबित होगा, सफल हो पाएगा ये दांव? और ये शपथ ग्रहण समारोह शुरू होता हुआ सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता क्षुण्ण रखूंगा। मैं उत्तर प्रदेश राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं राज्य के मंत्री के गोपनीयता की शपथ, मैं जितिन प्रसाद ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय उत्तर प्रदेश राज्य में मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब तक सिवाय जबकि ऐसा मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सामूहिक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। माननीय राज्यपाल महोदया ने मुख्यमंत्री जी की मंत्रणा से निम्नलिखित महानुभावों को उत्तर प्रदेश का राज्य मंत्री नियुक्त किया है। श्री छत्रपाल सिंह गंगवार,
श्री पलटू राम, डॉक्टर संगीता बलवंत, श्री संजीव कुमार, श्री दिनेश खटीक, श्री धर्मवीर सिंह, श्री छत्रपाल सिंह गंगवार जी कृपया शपथ ग्रहण करने का कष्ट करें। मैं छत्रपाल सिंह गंगवार ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं उत्तर प्रदेश राज्य के राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं छत्रपाल सिंह गंगवार ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय उत्तर प्रदेश राज्य के राज्य मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित होगा, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। श्री पलटू राम जी कृपया शपथ ग्रहण करने का कष्ट करें। मैं पलटू राम ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं उत्तर प्रदेश राज्य के राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं पलटू राम ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय उत्तर प्रदेश राज्य के राज्य मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। डॉक्टर संगीता बलवंत जी कृपया शपथ ग्रहण करने का कष्ट करें। मैं डॉक्टर संगीता बलवंत ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगी। मैं उत्तर प्रदेश राज्य के राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगी तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगी। मैं डॉक्टर संगीता बलवंत ईश्वर की शपथ लेती हूं कि जो विषय उत्तर प्रदेश राज्य के राज्य मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवा जबकि ऐसे राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगी। धन्यवाद। श्री संजीव कुमार जी कृपया शपथ ग्रहण करने का कष्ट करें।
मैं संजीव कुमार ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं उत्तर प्रदेश राज्य के राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं संजीव कुमार ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय उत्तर प्रदेश राज्य के राज्य मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों एवं सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। धन्यवाद। श्री दिनेश खटीक जी कृपया शपथ ग्रहण करने का कष्ट करें। मैं दिनेश खटीक ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं उत्तर प्रदेश राज्य के राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक शुद्ध अंतःकरण से निर्वाह करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं दिनेश खटीक ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय उत्तर प्रदेश राज्य के राज्य मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से सूचित या प्रकट नहीं करूंगा। धन्यवाद। श्री धर्मवीर सिंह जी कृपया शपथ ग्रहण करने का कष्ट करें। मैं धर्मवीर सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं उत्तर प्रदेश राज्य के राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं राज्य के राज्य मंत्री के लिए गोपनीय की शपथ मैं धर्मवीर सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय उत्तर प्रदेश राज्य के राज्य मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। धन्यवाद।
शपथ ग्रहण समारोह जिसमें 7 चेहरों को शामिल किया गया है। ये है 7 सिपा सलार जो कि पूरी तरीके से 2022 के विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुटते हुए नजर आएंगे। सबसे पहले जितिन प्रसाद जो कि एक बड़ा ब्राह्मण चेहरा जो कि हाल फिलहाल में कांग्रेस पार्टी का दामन छोड़ते हुए बीजेपी में शामिल हुए थे, उन्हें मंत्री पद की शपथ दिलवाई गई, उन्हें योगी कैबिनेट में शामिल किया गया। इसके बाद छत्रपाल गंगवार जो कि 2017 में भी चुनाव जीत चुके हैं, लंबे समय से आरएसएस से उनका जुड़ाव रहा है, बीजेपी के जिला मंत्री रहे हैं। बरेली के बेहड़ी से विधायक छत्रपाल गंगवार जिन्हें मंत्री पद की शपथ दिलवाई गई। उसके बाद तीसरा बड़ा नाम पलटू राम जो कि 2017 में विधायक बने, दलित नेता के तौर पर जाने जाते हैं, बलरामपुर से मौजूदा विधायक है। अनुसूचित जाति का एक बड़ा चेहरा जिन्हें शामिल किया गया है इस टीम में। इसके साथ ही संगीता बलवंत बिंद जो कि 2017 के विधानसभा चुनाव में पहली बार चुनाव लड़ी थी और पहली बार विधायक बनी। मौजूदा जो सीट है उनकी, जो मौजूदा वो विधायक है वो गाजीपुर सदर सीट से है। इसके साथ ही संजीव दिवाकर जो कि एटा से विधायक है, आगरा में मजबूत पकड़ उनकी है, एटा के जलेसर से विधायक है। अजीत सिंह का हम रुख कर लेते हैं। अजीत, देखिए 7 बड़े चेहरे जो कि सबसे पहले न्यूज 18 इंडिया ने ही बताए थे कि किस तरीके से सामाजिक और जातीय समीकरणों को साधते हुए ये एक बड़ी और मजबूत टीम तैयार की जाएगी। जी अजीत। देखिए, बिल्कुल इस तरह मैं आपको बता दूं कि पहले ही न्यूज 18 इंडिया ने अपने दर्शकों को बता दिया था कि वो कौन से नाम होंगे, कौन से चेहरे होंगे जो मंत्री पद की शपथ लेंगे। जतिन प्रसाद को सबसे पहले हमने बताया कि वो कैबिनेट मंत्री के तौर पर योगी सरकार की कैबिनेट में शामिल होंगे। इसके साथ ही छत्रपाल जो गंगवार हैं, जो कुर्मी बिरादरी से आते हैं, यानी चौधरी पटेल बिरादरी से आते हैं, वो उन्होंने शपथ ली, जो राज्य मंत्री के तौर पर होंगे। पलटू राम जो दलित चेहरे के तौर पर आते हैं, बलरामपुर से विधायक हैं। संगीता बलवंत जो गाजीपुर की हैं। धर्मवीर प्रजापति जो कुम्हार जात से आते हैं। शपथ ग्रहण समारोह का समापन होता हुआ ये 7 नए चेहरे जो कि अब योगी कैबिनेट का हिस्सा रहेंगे, जिन्हें पूरी जिम्मेदारी दी गई है कि 2022 के सियासी जंग को किस तरीके से फतह किया जाए, हर जाति हर धर्म को साधते हुए ये बड़ा दाव बीजेपी की तरफ से, योगी सरकार की तरफ से। अजीत का एक बार फिर से रुख कर लेते हैं। अजीत, देखिए सबको साथ लेकर चलने की जो कवायद लगातार भारतीय जनता पार्टी की रही है, उसे दिखाने की एक बार फिर से ये कोशिश इस एक्सपेंशन के जरिए। देखिए, बिल्कुल रितिका, ये योगी सरकार का सियासी मास्टर स्ट्रोक है 2022 के विधानसभा चुनाव का। इसके पहले जब केंद्र में मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ था तो यूपी के 7 मंत्रियों को जाति और चेहरा देखकर अनुप्रिया पटेल, बीएल संतोष, टीएन मिश्रा, कौशल किशोर, ये सब नाम शामिल किए गए थे जिन्होंने यात्रा भी शुरू की थी। और अब योगी सरकार का दूसरा और आखिरी विस्तार यानी 21 अगस्त 2019 को 23 मंत्रियों ने शपथ ली थी और आज 7 नए मंत्रियों ने शपथ ली थी, जिसमें जतिन प्रसाद को बीजेपी बड़े चेहरे के तौर पर 2022 में इस्तेमाल करने वाली है। यूथ हैं, ब्राह्मण हैं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पकड़ है, एक राजनीतिक बैकग्राउंड है उनका, उनको शामिल किया। छत्रपाल गुर्जर हो, धर्मवीर प्रजापति हो, दिनेश खटीक हो, संगीता बिंद हो, इसके अलावा जो जलासर एटा के विधायक हैं उनकी बात करें तो सभी लोगों को एक एक क्षेत्र और इलाके से शामिल किया गया जिनका अपने अपने इलाके में रसूख है। तो अब कुल मिलाकर ये कहा जाए कि ये 2022 का सियासी विस्तार कहें तो अतिशयोक्त नहीं होगी और इसीलिए हर जाति हर क्षेत्र से एक एक चेहरे का चुनाव किया गया, जो 2022 में बीजेपी को 300 के पार, जो उनका नारा है, बार बार बोलते हैं कि इस बार 300 के पार, अकेले अपने दम पे बिना सहयोगियों के, तो वो एक बड़ी 2017 में हम सभी ने देखा था ऐतिहासिक जीत दर्ज करते हुए 325 सीट भारतीय जनता पार्टी ने अपने सहयोगी दलों के साथ मिलकर जीती थी। और क्या वही लक्ष्य एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी दोहरा पाती है? इस वक्त सपा प्रवक्ता आईपी सिंह मेरे साथ मौजूद है, प्रशांत पटेल भी लगातार हमारे साथ मौजूद है। आईपी सिंह जी, कैसे देखते हैं इस एक्सपेंशन को? आपको लगता है कि बीजेपी की तरफ से पूरी तैयारी कर ली गई है?
बीजेपी आईसीयू नहीं सीसीयू में पहुंच चुकी है और अंतिम 100 दिन चुनाव को बचे हैं। आज तक उन्हें याद नहीं आई इन जातियों की। उत्तर प्रदेश में ठाकुर मुख्यमंत्री, उत्तराखंड में ठाकुर मुख्यमंत्री, हिमाचल में ठाकुर मुख्यमंत्री, गोवा में ठाकुर मुख्यमंत्री। सवाल यह है कि जब पिछड़ी जातियों की जनगणना की बात जब पूरे देश से उठ रही है, समाजवादी पार्टी उठा रही है, आरजेडी उठा रही है कि भाई जब तक उसकी जनगणना नहीं होगी तब तक आप इन पिछड़े वर्गों को कैसे इनके साथ न्याय करेंगे, कैसे उनको मदद पहुंचेगी। और जब ये मामला पूरे देश में छाया तो एकाएक ठाकुर मुख्यमंत्री को और भारत के प्रधानमंत्री को याद आई कि उत्तर प्रदेश में इसका विस्तार किया जाए। तो ये एक कोशिश है बीजेपी की, लेकिन बीजेपी पूरी तरह साफ होने जा रही है। प्रचंड बहुमत से समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने जा रही है। आज 6 से ज्यादा यात्राएं उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की चल रही है, चाहे युवा हो, चाहे किसान हो, चाहे जवान हो, चारों तरफ से एक परिवर्तन की लहर है और वो परिवर्तन श्री अखिलेश यादव जी के रूप में होने जा रहा है। जी प्रशांत पटेल जी, आपने सुना प्रचंड बहुमत के साथ समाजवादी पार्टी सरकार बनाने जा रही है और इस बार परिवर्तन की लहर होगी, लेकिन क्या इस एक्सपेंशन के जरिए उस परिवर्तन लहर का सामना बीजेपी कर पाएगी क्या? देखिए, जैसा कि मैंने पहले बताया कि ये मंत्रिमंडल विस्तार की आवश्यकता काफी समय से महसूस की जा रही थी। 3 हमारे मंत्रियों का देहांत हो गया था, इस वजह से करना आवश्यक था। और निश्चित रूप से हम 350 सीटों के साथ दोबारा सरकार बनाने जा रहे हैं। और जहाँ तक समाजवादी पार्टी का सवाल है, जिसे देखा हमने लोकसभा चुनाव में इन्होंने बहुजन समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन किया और 5 की 5 ही सीटों पर रह गए। कोरोना काल में ये लोग घर बैठे रहे, भाई साहब बैठे रहे, चुप रहिए, बोलने दीजिए। मुख्यमंत्री को धूल सरकारों में परिचय मत दीजिए। जब कोई बोलता है तो बोलने दिया करिए। जवाब बोलने से तो मैं चुप था। आप भाई साहब तो बैठे रहे जब कोरोना काल था, आप घर से बाहर नहीं निकले, कोरोना काल में, जबकि हमारे मुख्यमंत्री लगातार कोविड पॉजिटिव होते हुए भी लगातार जनता की सेवा करते रहे, बोलते रहे। और आप कोविड के बाद में आपका कोई कार्यकर्ता बाहर नहीं गया। आईपी सिंह जी, ठीक है, आपके पास लौटूंगी। पहले प्रशांत पटेल जी को अपनी बात तो पूरी कर लेने दीजिए। आईपी सिंह जी, लौटूंगी आपके पास। प्रशांत पटेल, देखिए, भले ही आप हर एक जाति, हर एक धर्म को साध ले, लेकिन विपक्ष की तरफ से वो जनगणना का मुद्दा हमेशा से छाया रहेगा कि जब तक जनगणना नहीं होगी जातियों की, तब तक विकास नहीं होगा। देखिए, वो मुद्दा लंबित है। हमने पिछले साल मैंने देखा किस तरीके से इन्होंने उत्तर प्रदेश विधान परिषद में 100 सीटें हैं, केवल 20 जो सदस्य इन्होंने एक जाति से बनाए थे। इनके पार्टी में केवल एक परिवार से मुख्यमंत्री बन सकता है, वही राष्ट्रीय अध्यक्ष हो सकता है। और यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी में कोई बूथ अध्यक्ष भी राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकता है। यहाँ कोई किसी भी जाति का व्यक्ति कोई भी प्रधानमंत्री बन सकता है, मुख्यमंत्री बन सकता है, राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकता है। ये एक जाति और एक परिवार पर आधारित ये पार्टी नहीं है। हमने सभी को समावेश किया है। 27 ओबीसी मंत्रियों को केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल किया, 12 अनुसूचित जाति के लोगों को शामिल किया। यहाँ पर प्रदेश मंत्रिमंडल में भी सभी को बराबर स्थान दिया गया है। हमने एक जाति को कहीं पर नहीं रखा है। आपकी जब सरकार आती है केवल इटावा मैनपुर के आसपास के लोगों की नौकरी भर्ती होती है। आपने यादव बोर्ड बना के रख दिया था। लोक सेवा आयोग में देखिए, एक ही जाति के लोग भरते जा रहे थे। पुलिस ने आपने एक जाति के लोगों की भर्तियां की, लेकिन हमारे समय में जितनी भर्तियां हुई है तमाम तौर पर देखिए, सवाल यहाँ पर यह है कि जब भी चुनाव होते हैं तो ये जाति और धर्म का एंगल क्यों सामने लिया जाता है? अगर किसी जाति के नेता या किसी चेहरे को प्रतिनिधित्व दिया जा रहा है और उसके जरिए उस जाति और समुदाय का विकास होगा, तो फिर इसमें राजनीति कहां से आई? अरे भाई, 100 दिन बचे हैं। आप 100 दिन, जब पूरा 5 साल चला गया, जब 100 दिन बाद चुनाव होने हैं। अभी स्थानीय निकाय की घोषणा होने वाली है। अभी ये मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लग जाएगा। जैसे उसका रिजल्ट आएगा 3 जनवरी को 2022 के आम विधानसभा की घोषणा हो जाएगी, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लग जाएगा। ये 3 महीने में बेचारे लाल बत्ती से भी नहीं घूमने वाले हैं। ये मंत्री अपने क्षेत्र के लिए, अपनी जनता के लिए बेचारे कुछ कर नहीं पाएंगे। उनको सही करने का काम दिल्ली बीजेपी ने किया है और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने किया है।
क्यों नहीं AK शर्मा जी को मंत्री बनाया गया, क्यों नहीं उन्हें डिप्टी CM बनाया गया, उन्हें गुजरात से लेकर आए, क्यों उन्हें किनारे रखा गया, क्यों दर ठोकरे खाने के लिए वो मजबूर हैं? ये तमाम तरह के सवाल बीजेपी के सामने हैं और बीजेपी किसी भी सवाल का जवाब देने की स्थिति में नहीं है। 80% बजट अभी तक उत्तर प्रदेश सरकार खर्च नहीं कर पाई है। किसानों के गन्ने का भुगतान आज तक नहीं हो पाया। आप बताइए 22 करोड़ आबादी है, आज ही घोषणा की गई है, गन्ने का जो समर्थन मूल्य है उसे बढ़ा दिया गया है। आज ही घोषणा मुख्यमंत्री की तरफ से की गई है और अगर आप किसान आंदोलन की नाराजगी को लेकर भुनाने की कोशिश करेंगे तो उसका भी जवाब बीजेपी की तरफ से लिया जाएगा। प्रशांत पटेल जी, जवाब दीजिए। 4.5 सालों में आपने किसानों के लिए क्या कुछ कहा, क्या कुछ किया? क्योंकि गन्ना समर्थन मूल्य को लेकर आपने 2017 के मैनिफेस्टो में भी जिक्र किया था, लेकिन 4.5 साल में नहीं हुआ। लेकिन आज जब घोषणा की गई तो इसी को लेकर सवाल भी किसान नेताओं की तरफ से उठाए जा रहे हैं कि जो समर्थन मूल्य का ऐलान किया गया था वो तो नहीं हुआ, लेकिन हाँ 25 रुपए की बढ़ोतरी कर दी गई। रोजगार मिला क्या? दुर्गेश कुमार चौधरी, ठीक है IP सिंह, लौटूंगी आपके पास। प्रशांत पटेल का जवाब ले लेते हैं। IP सिंह जी, लौटूंगी आपके पास, 1 सेकेंड आप मौका तो दीजिए उन्हें अपना जवाब रखने के लिए। आपके पास लौटूंगी। प्रशांत पटेल, आज ही किसान महापंचायत में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने गन्ना के समर्थन मूल्य की बढ़ोतरी का ऐलान किया है। 350 रुपए प्रति क्विंटल का ऐलान किया है। उसके अलावा हमने पिछले 4.5 सालों में 45 लाख गन्ना किसानों को 1.4 लाख करोड़ का गन्ना मूल्य का भुगतान किया है। किसान सम्मान निधि से 2.5 करोड़ किसानों को 25,000 करोड़ रुपए राशि उनके डायरेक्ट अकाउंट में दी गई है। किसानों को 3,92,000 करोड़ रुपए फसली ऋण का भुगतान किया गया है। और जितनी योजनाएं मोदी जी की सरकार में और योगी जी की सरकार में किसानों के लिए, उनके कल्याण के लिए की गई हैं, आज तक की पूरे 70 सालों में पिछली सरकारों में नहीं की गई हैं। इसके अलावा सरकारी खरीद बढ़ाई गई है। ठीक है, चुनाव से पहले एक एक कर आप तमाम योजनाओं का जिक्र करते हुए और किसानों के लिए आज आपने जिस तरीके से 25 रुपए की बढ़ोतरी कर दी है गन्ने के समर्थन मूल्य में, उसको लेकर भी किसानों की तरफ से नाराजगी है कि घोषणा पत्र में तो कुछ और कहा गया था लेकिन केवल 25 रुपए की बढ़ोतरी की गई। ठीक है, लौटूंगी आपके पास। अजीत का हम रुख कर लेते हैं। अजीत, जरा तस्वीरें दिखाइए, क्या कुछ हलचल वहां पर हो रही है? क्योंकि अब देखिए 7 नए चेहरे जो कि अब योगी मंत्रिमंडल का हिस्सा होंगे और इसी के जरिए जो भी नाराजगी, जो भी नाखुशी इस वक्त यूपी की राजनीति में दिखाई दे रही है उसे दूर करने की कोशिश की जाएगी सरकार की तरफ से। देखिए इनका अब दूसरा सवाल खड़ा हो गया। अब सभी 7 मंत्री बन चुके हैं। अब सवाल यह है कि किसको क्या मंत्रालय मिलेगा। हर आदमी बड़ा मंत्रालय चाहेगा। हालांकि जतिन प्रसाद का कद बड़ा हो गया, इसमें कोई दो राय नहीं, और उन्हें बड़ा मंत्रालय मिलेगा क्योंकि कमला बरुण रानी के अलावा चेतन चौहान, कई सरकार के जो 2-3 कैबिनेट मंत्री थे वो कोविड के दौरान उनका निधन हो गया। अब तस्वीरें देखिए, एक एक करके गाड़ियां निकल रही हैं। भीड़ इतनी ज्यादा है कि वहां आप अंदर नहीं जा सकते। एक साथ फोर्स, एक एक करके गाड़ियां निकल रही हैं। अब 7 मंत्रियों की निकलेंगी। हालांकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अंदर जरूर मौजूद हैं और वो राज्यपाल के साथ जो प्रदेश अध्यक्ष हैं स्वतंत्र देव सिंह, राधा मोहन सिंह, सुनील बंसल जो संगठन मंत्री, वो सभी लोग हैं। यहाँ आप भीड़ देख सकते हैं, हाथों में माला देख सकते हैं, लोग यहाँ पर मौजूद हैं। कुछ ये दिनेश खटीक के समर्थक आपको दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा जितने भी मंत्री यहाँ पर बने हैं, जतिन प्रसाद के घर पर हमने तस्वीरें देखी कि वहाँ लड्डू खिलाया जा रहा है। जतिन प्रसाद एक ऐसा चेहरा है जो कांग्रेस में अगर बात करें 2017-2019 के चुनाव में तो प्रियंका गांधी के लेफ्ट और राइट में चलते थे, दीपक सिंह और जतिन प्रसाद। आज जतिन प्रसाद बहुत मैं बधाई देता हूँ, विशेष तौर से जो हमारे आज 7 मंत्रिपरिषद के साथियों ने शपथ ली है उसमें समाज के उन हिस्सों से आने वाले जिनको कभी कोई नहीं पूछता था, भारतीय जनता पार्टी ने उनको सम्मान दिया है, उनको स्थान दिया है, उनको मंत्रिपरिषद में जगह दिया है। और आज योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व वाले मंत्रिपरिषद में हमारे जो 7 सदस्य शामिल हुए हैं उनको सबको मैं बधाई देता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और उनके माध्यम से समाज की और अच्छे प्रकार से सेवा हो पाएगी। इस टीम के साथ सर 350 पार कर लेंगे? निश्चित तौर से 350 पार करने का एक लक्ष्य जो हम लोगों का 300 पार का है, उस लक्ष्य को लेकर के हम काम कर रहे हैं। निश्चित तौर से यह पूरी टीम बहुत सबल है, सजग है और बहुत परिश्रमी है और इसका राजनीतिक दृष्टि से भी फायदा मिलेगा और सरकार में रह करके जनता की सेवा की दृष्टि से भी फायदा मिलेगा। सर उत्तर प्रदेश में और उसके पहले आपको बड़ी जिम्मेदारी दी गई है, राज्य मंत्री आपको बनाया गया है, क्या देखते हैं सर?
राज्य का एक नाम हमें आज मिला है। वैसे हम संगठन के एक सिपाही हैं और हर समय भारतीय जनता पार्टी का एक सिपाही कार्यकर्ता हर समय निरंतर कार्यरत रहता है। कोरोना काल में भी जब सभी दल कहीं दिखाई नहीं देते थे तब हमारी भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता तब भी काम में लगे थे, सेवा के भाव में सब लगे थे। हम सब लोग मिलकर के काम करेंगे और निश्चित रूप से हम 2022 में स्पष्ट रूप से सरकार बनाएंगे। धन्यवाद। क्या कहें? और एक बड़ी जिम्मेदारी सरकार ने आपको दी है, राज्य मंत्री आपको बनाया गया है, क्या कहेंगे? सबसे पहले मैं देश के प्रधानमंत्री जी को, उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं कि कम समय में हम लोग को जिस प्रकार से मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है, हम प्रयास करेंगे कि कम समय में अधिक काम हम लोग को करना है। और ज़्यादातर हमारा पिछड़ा हुआ ज़िला है, हमारा आदिवासी बाहुल है, उनके लिए काम करना है और हम प्रयास करेंगे कि अधिक से अधिक जो है कि जनता के विकास के लिए, प्रदेश के विकास के लिए हम आगे आकर के विकास करने का काम कराएंगे। तो उन तमाम मंत्रियों को आप सुनते हुए जो आज योगी मंत्रिमंडल का हिस्सा बने हैं, हालांकि इस बात का जिक्र करते हुए कि कम समय में हमें इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी गई है, लेकिन इसी कम समय में हमें बहुत ईमानदारी के साथ काम करना है। और 300 प्लस का आंकड़े का जिक्र करते हुए केशव प्रसाद मौर्य, डिप्टी सीएम मनीष शुक्ला इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, बीजेपी के प्रवक्ता। सर, टीम तो तैयार कर ली गई है, तमाम तरह की तैयारियां भी चल रही है, लेकिन 2022 जिस पर हर किसी की नजर टिकी हुई है, क्या 2017 की ऐतिहासिक जीत को ये लोग दोहरा पाएंगे? निश्चित रूप से 4.5 साल की डबल इंजन की सरकार ने गांव, गरीब, किसान, नौजवान और महिलाओं के लिए काम किया है। आज इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में काम हो रहा है और जो लगातार नौजवानों के लिए पारदर्शी तरीके से नौकरियों की व्यवस्था की गई है। 4.5 लाख सरकारी नौकरी दी गई है। 3 लाख करीब संविदा के आधार पर सरकारी विभागों में नौकरियां दी गई हैं। एमएसएमई के सेक्टर में करीब 2 करोड़ रोजगार का सृजन किया गया है और बेरोजगारी दर जो अखिलेश यादव के समय में 17.5% थी, आज वो 4.9% पर आकर रुकी है। और देखिए, मैं एक बहुत जरूरी बात कहना चाहता हूँ कि चाहे ये जो टीम बनी है, जो नए मंत्री शामिल हुए, निश्चित रूप से उनका भी योगदान इस जीत में होगा। भारतीय जनता पार्टी की जीत को आप दीवार पर लिखी इबारत की तरह साफ पढ़ सकती है कि एक प्रचंड बहुमत की सरकार 2022 में बनेगी, चूंकि हमने जो काम किया है वो समाज के अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति तक काम पहुंचाया है। आज 5-5 एक्सप्रेस वे उत्तर प्रदेश में बन रहे हैं। डिफेंस कॉरिडोर के माध्यम से आज रोजगार का भी सृजन हो रहा है। साथ साथ अखिलेश यादव के समय में जिस उत्तर प्रदेश में तमंचे और कट्टे बना करते थे, वहां आज ब्रह्मोस मिसाइलें बन रही है, ड्रोन बन रहे हैं, साल्ट राइफल बन रही है, बबले स्काट बन रही है। यानी सीमा पर खड़े जवान के लिए भी उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ की सरकार काम कर रही है। खेत में खड़े किसान के लिए आज ही माननीय मुख्यमंत्री जी ने 325 रुपए से 350 रुपए गन्ने का मूल्य किया है। कैबिनेट की पहली मीटिंग में ऋण मोचन कार्यक्रम के अंतर्गत 36,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। 86 लाख किसानों को ऋण मुक्त किया गया, जो सपा और बसपा के समय में जिनके ऊपर ऋण चढ़ा था। जो लेकिन सर, विपक्ष तो इसे चुनावी प्रलोभन बता रहा है कि भारतीय जनता पार्टी जाति और धर्म की राजनीति पर हावी है। देखिए, मुझे लगता है कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार, उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ की सरकार और तमाम जो हमारे संगठन का स्ट्रक्चर है वो सर्वव्यापी और सर्वस्पर्शी है। समाज के प्रत्येक व्यक्ति को स्थान मिले, इसमें हमको लगता है कि अगर इसकी बुराई करते हैं तो निश्चित रूप से वो तो उनकी मानसिकता है। क्योंकि जब इनकी सरकारें थी तो 4 जिलों के एक जात के लोग के लिए सरकार चलती थी, धार्मिक रूप से तुष्टीकरण होता था। आज समाज के प्रत्येक व्यक्ति को उसका स्थान मिल रहा है। समाज के अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति तक विकास पहुंचे, इसके लिए काम हो रहा है। स्वयं मुख्यमंत्री जी ग्राउंड जीरो तक जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में 4.5 साल में मुख्यमंत्री जी ने एक जिले में 4-4, 5-5, 10-10 प्रवास किया। ये अखिलेश यादव के समय में तो नोएडा तक नहीं पहुंच पाए थे अखिलेश यादव। बिल्कुल आईपी सिंह, और देखिए, अखिलेश यादव की तरफ से कई बार यात्राओं की शुरुआत की गई, लेकिन हमेशा ये देखने को मिला कि उस यात्रा का समापन नहीं हो पाता है। चाहे वो सपा की बात हो, चाहे दूसरी राजनीतिक पार्टियों की बात हो, सवाल तो आप कई खड़े कर देते हैं, लेकिन अपनी यात्राओं को लेकर आप जवाब क्यों नहीं देते?
देखिए, ये विदाई समारोह था राजभवन में श्री अजय सिंह बिष्ट ठाकुर साहब का, और उत्तर प्रदेश की जनता विदाई करने जा रही है। ये 50-55 सीटों पर फिर से बीजेपी सिमटने वाली है। बीजेपी फिर वही पहुंचने वाली है जहां ढाक के 3 पार 2017 तक रही है। इन्होंने अपने संकल्प पत्र में कहा था कि 2022 से पहले किसानों की आय दुगनी हो जाएगी। इन्होंने अपने संकल्प पत्र में कहा था कि 5 वर्षों में 70 लाख युवाओं को हम रोजगार देंगे। इन्होंने किसानों को उनकी आय के साथ इन्होंने ये भी कहा था कि हम किसानों को बिजली फ्री देंगे। आज बिजली के दाम दोगुने हो गए हैं। उत्तर प्रदेश में बिजली 18 घंटे भी नहीं मिल पाती है। पिछले 4.5 वर्षों में एक भी यूनिट बिजली का उत्पादन उत्तर प्रदेश में नहीं शुरू हो पाया है। उत्तर प्रदेश में जंगल राज है, गुंडा राज है, बहन बेटियों की इज्जत सुरक्षित नहीं है, भ्रष्टाचार आसमान पर है। अभी जल मंत्री ने 30,000 करोड़ से ज्यादा। ठीक है, आपने बिजली की समस्या गिना दी, क्राइम रेट की बात कर ली, आपने ये भी बता दिया कि किस तरीके से कानून व्यवस्था और सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पर बेहाल होती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन मनीष शुक्ला जी, ये तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर, ठीक है, जिसको लेकर बातचीत होनी चाहिए। लेकिन जब भी रैली या भाषण होते हैं तो पर्सनल अटैक्स होने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि जनता जमीनी तौर पर यही चाहती है कि रोजगार हो, जॉब हो, बिजली हो, पानी हो, उनके अधिकारों के लिए बात हो। साधु संतों की हत्याएं हुई हैं। ये हत्या जवाब मुझे देना है। ठीक है, आईपी सिंह जी लौटूंगी आपके पास। ठीक है, आपने अपना जवाब दिया, मनीष शुक्ला जी को सुन लीजिए, फिर लौटूंगी आपके पास। देखिए अभी नौजवानों की बात कर रहे थे। मैं भी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का पढ़ा लिखा हूँ, ये लखनऊ यूनिवर्सिटी के पढ़े लिखे। पॉइंट टू पॉइंट डिबेट हो जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। 4.5 लाख नौकरियां सरकारी विभागों में पारदर्शी तरीके से। अखिलेश आप सुन लीजिए, आईपी सिंह जी आप सुन लीजिए ना, आपने सवाल उठाया है तो जवाब सुनिए। अखिलेश यादव के समय में नौकरियों की लूट हुआ करती थी कि नहीं हुआ करती थी? अखिलेश यादव के समय में जो नौकरियों की लूट हुई, उसका परिणाम यह हुआ कि 5 आयोगों के चेयरमैनों को माननीय उच्च न्यायालय ने बर्खास्त किया। देखिए इनकी जो ये जिस तरह से चिल्ला रहे हैं, शोर मचा रहे हैं, उससे स्पष्ट होता है कि मैंने जैसे ही कहा पॉइंट टू पॉइंट डिबेट हो जाए तो पॉइंट टू पॉइंट डिबेट में अखिलेश यादव की कलई खुल जाएगी। इसलिए आईपी सिंह जी चिल्ला रहे हैं। मेरा ये चैलेंज है आपके चैनल पर। हमने 4.5 साल सरकार चलाई है। एक विषय पे डिबेट कर ले आईपी सिंह जी, और नहीं तो अखिलेश यादव आ जाए आपके चैनल पर। उनको पॉइंट वाइज अगर डिबेट करने की हिम्मत समाजवादी पार्टी में हो तो जरूर विषय रखे। ये जो गिनाकर, शोर मचाकर, झूठ का पुलिंदा रखकर डिबेट करने की जो कला है। बिल्कुल, और आईपी सिंह जी चिल्लाने से ज्यादा अब अपनी चुनावी तैयारियों में अगर वक्त जाया करेंगे तो हो सकता है आपके लिए, आपकी पार्टी के लिए फायदेमंद हो, क्योंकि 2022 के चुनाव में ज्यादा वक्त नहीं बचा है। और अगर हर एक राजनीतिक दल अपनी तैयारियों के साथ आगे बढ़ रहा है तो ऐसे में आपको भी अपनी तैयारियों में जुटना होगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया मनीष शुक्ला हमारे साथ जुड़ने के लिए। इसके साथ ही आईपी सिंह जो कि सपा के प्रवक्ता थे वो हमारे साथ मौजूद थे। इसी के साथ फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेना होगा, फौरन हाजिर होते हैं। कैप्टन साहब गा रहे हैं।